तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज आपकी इकोनॉमी की क्लास आएगी और इकोनॉमी में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका है इंडस्ट्री वाला, यानी जो उद्योग और उद्योगों के विकास की दशाएं, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग क्या होते हैं, मिनी रत्न नवरत्न और महारत्न कंपनियां क्या होती हैं, औद्योगिक अधिनियम जो या नियम जो लाए गए थे वो कौन कौन से थे, वो हमने पढ़ने हैं। एक बात ध्यान से सुनना, ये जो चैप्टर आपका रहेगा ये आपको सिर्फ लिसन यानी एक प्रकार से ढंग से सुनना है, लिखना कितना है कॉपी में वो आपको बता दूंगा। यानी हर चीज़ आप हर फैक्टर लिख के कहानी नहीं बनाओगे, आपको लिखना क्या है वो मैं बता दूंगा और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको ईजिली समझा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। पूरा शायद 2 से 3 वीडियो इसकी आएंगी। पूरा सिलेबस का नाम मतलब टॉपिक का नाम लिख लीजिए आप, भारत में औद्योगिक विकास, कमियां तथा लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग, यानी जो भी आपके सिलेबस में उसने दिया है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने पढ़ना है इंडस्ट्री यानी उद्योग पढ़ना है, औद्योगिक नीतियां वगैरह पढ़नी है और उसके विकास को लेके क्या क्या हुआ था। सबसे पहली बात आप खुद मानेंगे, एक्सेप्ट करना सीखो इस चीज़ को कि हम लोग ब्रिटिश के अधीन थे, यानी एक प्रकार की गुलामी हम लोगों ने झेली थी। तो क्या ये पॉसिबल है किसी राष्ट्र के अधीन उस राष्ट्र का औद्योगिक विकास हो या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो? मतलब ही नहीं होता है। जितना रॉ मटेरियल था, कच्चा माल था, ब्रिटिश ने हमारे देश से उठा के अपने राष्ट्र में पहुंचा दिया और वहां अपना औद्योगिक विकास कर दिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर दिया। तो हमारा विकास होना यानी हमारे उद्योगों का विकास होने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। तो चलो जो भी था हुआ जो हुआ। तो जिस टाइम हम स्वतंत्र हुए, भारत आज़ाद हुआ, उस समय भारत के सामने कुछ प्रमुख चुनौतियां थी। चुनौतियों में क्या थी? बहुत बड़े स्तर पे गरीबी थी, यानी लोगों के पास रोजगार नहीं था, लोगों के पास पैसा नहीं था। दूसरी चीज़, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ज़्यादा बेटर नहीं थी। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन था, यानी एक प्रकार से बहुत सी चीज़ों में खाद्यान्न की कमी थी, यानी आपके पास अनाज वगैरह नहीं था। उसके बाद ही आप ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इन पे वर्क करना था। साथ ही साथ हमने और चीज़ें भी करनी थी, जैसे उद्योगों का विकास भी करना था। पहला एक प्रकार की वो चीज़ें जो हमारी समस्याएं थी, गरीबी कम करनी है, बेरोजगारी मिटानी है, खाद्यान्न की जो कमी है उसको कंप्लीट करना है, यानी उसको लेके आना है। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जो आधारभूत उद्योग होते हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज जो होती हैं या एक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे सड़क है, परिवहन है या हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन है, इन सब चीज़ों को भी हमने डेवलप करना था और उद्योगों का विकास भी करना था। ठीक है, तो अगर आप औद्योगिक विकास को समझेंगे, इससे पहले आपको समझना होगा औद्योगिक नीतियां यानी इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी अलग अलग टाइम पे भारत सरकार के द्वारा लाई गई, उसमें क्या क्या प्रावधान थे, वो एक क्रम बनता है 1948 से 1991 यानी 1948 से 1991 तक जो नई आर्थिक नीति आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई, वहां तक का हम टोटल डेवलपमेंट देखेंगे, किस समय क्या हुआ, वहीं से मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन क्या आएगा। ठीक है, तो हम औद्योगिक विकास को देखने से पहले औद्योगिक नीतियां लिखेंगे। तो भारत सरकार की औद्योगिक नीतियां आपको हेडिंग डालना है, भारत सरकार की औद्योगिक नीतियां, और उसी क्रम में आपको पहला औद्योगिक नीति का नाम लिखना है 1948 की औद्योगिक नीति। ठीक है, तो हेडिंग लिखो 1948 की औद्योगिक नीति यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी। अब ये याद रखना, ये जो औद्योगिक नीति थी ये स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति है। ठीक है, 1948 की औद्योगिक नीति यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948। अब देखिए, इस नीति को पहली नीति माना जाता है स्वतंत्र भारत की। जो भी इसमें प्रावधान किए गए थे वो मैं आपको बताऊंगा और आपको ये बता दूंगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपको कितना लिखना है। पहली बात ये याद रखना, इस नीति की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 6 अप्रैल 1948। ठीक है, 6 अप्रैल 1948 को इसका अनाउंसमेंट किया गया था, यानी घोषणा। और एक जैसे जो इकोनॉमी की बुक है रमेश सिंह जी वाली, उसमें इसकी डेट 8 अप्रैल दी हुई है, लेकिन अधिकांश जगह इसको 6 अप्रैल दिया हुआ है। तो नेट में भी 6 अप्रैल दिया है, जो 2-4 इकोनॉमी की बुक्स मैंने देखी उसमें भी 6 अप्रैल दिया है, कुछ किताबों में 8 अप्रैल दिया है। तो पहली नीति की घोषणा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप लोग करोगे, ये फैक्ट इंपोर्टेंट है। पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर है 6 अप्रैल 1948 को इसका अनाउंसमेंट किया गया था। अब आता है इसमें क्या ऐसे प्रावधान थे, क्या चीजें इसमें की गई थी। देखो, हम आजाद हुए, हमें कई सेक्टर ऐसे थे जिसमें ध्यान देने की जरूरत थी, गरीबी, खाद्यान्न वगैरह, लेकिन हमें कई ऐसे सेक्टर थे जिसको डेवलप करना था, उद्योग वगैरह। तो गवर्नमेंट ने क्या किया,
अलग अलग इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आई, बोला कि इसमें कितना गवर्नमेंट का शेयर होगा, यानी सरकार कितना शेयर रखेगी उस अपने आप में, यानी जो भी प्रावधान कर रही है, विदेशों से कितना पैसा उसमें लगाया जा सकता है, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगा या सरकारी सेक्टर के हाथ में होगा, ये सब चीजें इन चीजों में होती हैं। तो पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ये इसमें कहा था भारत की अपनी अर्थव्यवस्था होगी, उसका स्वरूप होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी भारत का क्या होगा? स्वरूप होगा। तो इसी इकोनॉमी में बताया, इसी इंडस्ट्री पॉलिसी में बताया गया था भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी वो होगी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ध्यान रखना अभी भी यही है। अब आप कहोगे सर क्या बोलते रहते हो मिश्रित और मिश्रित? मिश्रित का मतलब होता है जहां पर सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी क्षेत्र भी होता है और जहां पर प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है, यानी दोनों चीजें अगर आपको देखेंगे तो उस इकोनॉमी को कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखो कई देशों में क्या है, अपने आप में सिर्फ सरकार ही रोल निभाती है, सरकार रेगुलेट करती है वहां की चीजों को, वहां के उत्पादन को, उसके उत्पादन के साधनों को, और कई ऐसे देश हैं जहां पे प्राइवेट सेक्टर इसमें करते हैं। जहां प्राइवेट सेक्टर टोटली हावी होगा उसको बोलते हैं कैपिटल इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जबकि जहां पर सरकार के नियंत्रण होती है वहां पे सार्वजनिक अर्थव्यवस्था। लेकिन जहां पर प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ सार्वजनिक सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर, लिखो पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, ये प्राइवेट है और ये पब्लिक है, ये दोनों चीजें अगर आपको दिखती हैं तो उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी सरकारी क्षेत्र भी और प्राइवेट क्षेत्र भी जहां अर्थव्यवस्था में रोल। क्यों? देखो हॉस्पिटल, इतने हॉस्पिटल हैं, सरकारी भी हैं प्राइवेट भी हैं, इतने स्कूल हैं, सरकारी भी हैं प्राइवेट में, इतनी कंपनी, जैसे देखो BSNL क्या है? सरकारी है, जबकि रिलायंस हो गया या आपका वोडाफोन आइडिया जो ये सब बने हैं ये क्या है? अपने आप में संचार के प्राइवेट सेक्टर। तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। गवर्नमेंट को पता है हर कोई इतना संपन्न नहीं है कि वो प्राइवेट चीजों को अफोर्ड कर सके, खरीद सके, तो उसने अपना भी साथ साथ रोल निभाया। तो हमने कहा कि हमारी इकोनॉमी कैसी होगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। वो इसी में इसने क्या कर दिया? उद्योगों को 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। अब देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है तो हम इंडस्ट्रियल ही पढ़ेंगे। उद्योगों के कितने भाग होंगे? 4 भाग, यानी इसको 4 कैटेगरी में इसने क्या कर दिया? इंडस्ट्रीज को डेवलप कर दिया। अब आप कहोगे सर ये समझ नहीं आया, इसमें क्या किया गया था? उद्योगों की 4 श्रेणियां बनाई गई थी, ठीक है। पहली श्रेणी में ऐसे उद्योग रखे गए थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आप नहीं दे सकते थे। क्या आपको लगता है कि रक्षा क्षेत्र यानी डिफेंस सेक्टर आप प्राइवेट को दे दोगे? नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपकी देश की सुरक्षा का मसला है। क्या आपको लगता है अंतरिक्ष यानी स्पेस की चीजें आप प्राइवेट सेक्टर को दोगे? नहीं दोगे। क्या उस समय आपको लगता था कि रेलवे को डायरेक्ट प्राइवेट को दिया जा सकता है? नहीं। हवाई जहाज प्राइवेट को? नहीं। या आपका अणु वगैरह जो होते हैं, एटम वगैरह, परमाणु अस्त्र वगैरह से संबंधित जो चीजें हैं प्राइवेट को आप नहीं दोगे। तो पहली कैटेगरी में ऐसी चीजें रखी गई जिसमें टोटल सरकार का क्या था? अपना नियंत्रण था, यानी इसमें अस्त्र शस्त्र, अणु शक्ति और रेल वगैरह इसके अंदर थे, ठीक है। तो इसके अंदर लिखो आप अस्त्र शस्त्र, रेल, ठीक है, यानी रेल से संबंधित जितनी भी चीजें थी गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी थी। साथ ही साथ अणु शक्ति, यानी अणु मतलब जो एटम वगैरह से संबंधित है, ठीक है, न्यूक्लियर वगैरह, अणु शक्ति, ये तो टोटल पहले तो 3 ये थे जो पूरा का पूरा सरकार के पास था, सरकार इसको नहीं देती प्राइवेट सेक्टर को। इसके अलावा इसमें कई ऐसी चीजें थी जो क्या करती थी गवर्नमेंट अपने ही पास रखती थी। जैसे ये तो रखा ही रखा, इसके साथ साथ सब कैटेगरी इसकी, जिसके अंदर कोयला था, खनन, कोयले के अलावा अपने आप में पावर था, यानी बिजली वगैरह से संबंधित चीजें थी, रेल था, हवाई था, रक्षा था, ये सब के सब सरकार के पास था, ठीक है। यानी रेल लिख लिया आप, रक्षा लिख दो, डिफेंस, पावर लिख दो, इसमें नागरिक उड्डयन यानी हवाई क्षेत्र लिख लो, ठीक। ये सब के सब किसके पास थे? सरकारी क्षेत्र के पास हुआ करते थे, यानी रेल, हवाई, रक्षा, कोयला वगैरह सब किसके पास था? सरकार के पास था। तो इतना जैसे आपने ये लिखा, इसके नीचे आप लोग क्या लिखोगे? ऐसे करके कंप्लीटली सार्वजनिक नियंत्रण में, यानी टोटल सरकार इस पे काम करती थी, प्राइवेट सेक्टर को इसमें घुसने का अधिकार नहीं दिया गया था, यानी सरकार का इन पे एक अधिकार, ETC कर दो, ठीक है। ये और भी होंगे, यानी सरकार का एकाधिकार, इस टाइप के, मतलब जो देश की सुरक्षा या देश की स्वास्थ्य सुविधा को लेकर जो बहुत महत्वपूर्ण थी उसने सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया। सरकार का एकाधिकार हुआ इसमें, एकाधिकार, ठीक है, इस वाले सेक्टर में। अब आता है इसी के अलावा दूसरा, ये पहला सेक्टर ये है, दूसरा ये लगभग सिमिलर थे, ये सरकार के पास था, ठीक है। तीसरा आता है जिसमें क्या कर दिया गया था? निजी सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर को इसने अलाउ कर दिया था, लेकिन उसको गवर्नमेंट क्या करती? रेगुलेट कर देगी। तो तीसरा सेक्टर यहां पे लिख रहा हूं मैं। इसमें क्या क्या लिखोगे आप? जैसे कागज है, औषधि है, कपड़ा, यानी जो हल्की चीजें हैं, ठीक है, कागज उद्योग,
जिसमें ऐसे कोई सुरक्षा वगैरह इश्यू नहीं था। कपड़ा उद्योग, औषधि, ठीक है, साइकिल, यानी बहुत हल्के हल्के टाइप के उद्योग। इन सभी उद्योगों को क्या कर दिया सरकार ने, कहा कि इसमें निजी सेक्टर यानी प्राइवेट सेक्टर आ सकता है, लेकिन उसमें सरकार का नियंत्रण होगा, यानी सरकार उस पर क्या करेगी, अपने आप में कंट्रोल करेगी, उसको अपने मनमानी नहीं करेगी। तो इसमें क्या करोगे आप, निजी क्षेत्र आएगा, यानी निजी क्षेत्र लेकिन सरकार का नियंत्रण, लेकिन सरकार का इस पे क्या होगा, नियंत्रण होगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इस वाले ये था तीसरा सेक्टर। और एक चौथा सेक्टर आता था जिसमें टोटल प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर सकता था, अपने उद्योग खोल सकता था, जो इन कैटेगरी से हटके थे। तो उसमें क्या करता था, निजी क्षेत्र निवेश के लिए लाइसेंस ले सकता था, यानी प्राइवेट सेक्टर को इसमें आने का इजाजत दी गई थी, ठीक है। तो यहां पर मैं चौथा लिख रहा हूं, फोर्थ कौन सा सेक्टर था, निजी क्षेत्र के लिए खुला, निजी क्षेत्र हेतु खुला था ये, इसको आप लोग ध्यान देना। यानी इस पे प्राइवेट सेक्टर क्या करता था, निवेश। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहली औद्योगिक नीति कब पारित हुई, 6 अप्रैल कब घोषित हुई, 6 अप्रैल 1948 को। पहली औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, उद्योगों को 4 प्रकार से बांटा गया था। इसके अलावा कुछ याद नहीं करना है, आपको इतना ही याद करना है पहले वाले में, ठीक है। अब देखो, इसके बाद गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई। गवर्नमेंट को लगा 1948 में, यार हम पैसा तो लगा रहे हैं, सारा पैसा हम इन उद्योगों में लगा देंगे, देश का विकास कैसे होगा। हम लोग देश के विकास के लिए अलग चीजें करते हैं, लोगों को गरीबी से उठाते हैं, लोगों को खाद्यान्न देते हैं, लोगों का साथ खड़ा होते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को हम एक काम करते हैं, इस पे इन उद्योगों पे थोड़ा सा और अधिकार देते हैं, ताकि प्राइवेट सेक्टर इनको डेवलप करे। हम जो पैसा है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इन चीजों पे लगाते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ऐसी जगह नहीं लगाएगा जहां जन कल्याण हो रहा होगा। लोगों का जहां कल्याण होगा वहां प्राइवेट सेक्टर पैसा नहीं लगाएगा। प्राइवेट सेक्टर पैसा कहां लगाता है, जहां मुनाफा होता है, यानी प्रॉफिट होता है। तो सरकार को क्या करना है, ग्रामीण सड़क योजना लगानी है, सरकार लेके आएगी, क्योंकि सरकार को पता है यहाँ टैक्स वगैरह प्राइवेट सेक्टर को मिलना नहीं है, वहां ज्यादा ट्रैफिक ही नहीं है। तो सरकार ने क्या किया, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक अधिनियम पारित किया, उसका नाम था इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। तो इसको लिखो, इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, एंड रेगुलेशन एक्ट, ये पारित हुआ था 1951 में, और इसको लागू किया गया था। ये एक्ट था, ठीक है, 1951 का एक्ट था, और ये अपने आप में लागू हुआ था 8 मई 1952 से, ठीक है, 8 मई 1952। और ये क्यों था, प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने के लिए। तो आप इसको लिखना, औद्योगिक विकास एवं रेगुलेशन एक्ट, यानी नियंत्रण एक्ट, इसको हिंदी में बोलेंगे डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, आप समझ जाओगे। 8 मई 1952 को इसको क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था, प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा अधिकार देने के लिए, ठीक। ये जब हुआ तो तुरंत गवर्नमेंट ने एक और औद्योगिक नीति लेके आई, जिसका नाम था, वो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना उसको, 1956 की औद्योगिक नीति। यानी 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, ये अपने आप में काफी इंपोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लाई गई थी, और इसमें सर्वाधिक जो बल दिया गया था भारी उद्योगों को दिया था। अभी बताता हूं भारी उद्योग क्या होते हैं, और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारी उद्योगों के अंदर कौन सा सम्मिलित है, कौन सा नहीं है। तो 1956 की औद्योगिक नीति जब लाई गई थी, इसमें क्या किया गया था, भारी उद्योगों को बल दिया गया था। यानी लिखो, भारी उद्योग पर बल दिया गया था, यानी फोर्स, कि हम लोग जो हैवी अपने आप में इंडस्ट्री होती हैं उस पर बल देंगे। अब भारी उद्योग क्या होता है, पेपर में पूछा जाता है। देखिए, भारी उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो डायरेक्ट उत्पादन और मतलब जो कंज्यूमर होगा वहां उनका डायरेक्ट लिंक नहीं होगा। ये ऐसे उद्योग होते हैं जो अदर इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, अदर उद्योगों को क्या प्रदान करते हैं, अपने आप में मटेरियल्स प्रदान करते हैं। जैसे अगर आपकी बिस्किट बनाने वाली कोई उद्योग है, कोई कंपनी है जो बिस्किट बनता है, तो वो भारी उद्योग नहीं हुआ। लेकिन वो बिस्किट बनाने के लिए जो मशीनें चाहिए, जहां वो मशीनें बन रही होंगी, वो भारी उद्योग होगा। यानी भारी उद्योग दूसरे उद्योगों को सपोर्ट करने वाली चीजें बनाती हैं, ठीक है। यानी कहीं अगर जेसीबी बन रही है, जेसीबी खनन में काम आएगी, तो जेसीबी जहां बन रही वो भारी उद्योग हो गया। यानी लोहा, इस्पात वगैरह जो इस टाइप के उद्योग होते हैं, जो दूसरे उद्योगों को सपोर्ट के लिए बनाए जाते हैं, वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता उनका आइटम, वो दूसरे उद्योगों के लिए सामान बनाते हैं। ऐसे उद्योग बेसिकली भारी उद्योग कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल पूछता है, जैसे आप लोग समझ लेना, तेल। अब तेल वाला कोई उद्योग होगा, वो दूसरे मतलब जगह क्या आएगा, आपका काम आएगा। तेल अब डायरेक्ट तेल वाला है जहां उद्योगों में मशीनें चलती हैं, ठीक है। इसके अलावा
खनन से संबंधित उद्योग, मशीनरी वगैरह, ठीक है। इसके अलावा अपने आप में कौन सा आएगा, जहाज निर्माण हो गया, इस्पात हो गया, ये सब आएगा। जहाज निर्माण हैवी उद्योग हुए, ठीक है, जहाज यानी लोहे वगैरह से संबंधित, जहाज निर्माण, इस्पात यानी स्टील वगैरह, इस्पात लोहा जो आप समझ गए होंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ कुछ और होते हैं जैसे रसायन हो गया, मशीनरी निर्माण हो गया, जहां मशीन वगैरह बनती हैं, मशीनरी निर्माण, मशीनरी निर्माण और रसायन, इस टाइप के उद्योग अपने आप में भारी उद्योग कहलाते हैं जो दूसरे उद्योगों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये अपने आप में भारी उद्योग, तो इस पे बल दिया गया था भारी उद्योगों पे। दूसरा, इसमें लाइसेंस प्रणाली को जनरेट किया गया था। लाइसेंस प्रणाली का ये मतलब होता है, कई उद्योग ऐसे थे जो प्राइवेट सेक्टर को दिए गए थे कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, लेकिन आपके पास लाइसेंस होने चाहिए, बिना लाइसेंस के आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसमें लाइसेंस प्रणाली पर भी क्या दिया गया था, बल दिया गया था। ध्यान रखना इसको, लाइसेंस प्रणाली पे इसको फोकस किया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कोई गड़बड़ न कर दे। अब क्योंकि रक्षा, सुरक्षा, देश का स्वास्थ्य, सब चीज देखना होता है प्राइवेट सेक्टर को, इसीलिए क्या किया, पहले लाइसेंस बनाओ, हर कोई इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ठीक है। उद्योगों को आरक्षण दिया गया, यानी रिजर्वेशन किया गया उद्योगों के लिए, यानी कुछ उद्योग किसी के लिए फिक्स्ड, कुछ उद्योग किसी के लिए फिक्स्ड होंगे, तो उद्योगों के लिए इसमें आरक्षण लाया गया। उद्योग हेतु आरक्षण भी बोला जाता है इस नीति को, ठीक है। हेतु आरक्षण भी इसमें क्या किया गया, लाया गया। अब ध्यान देखना, इस वाली नीति में जो उद्योग थे इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया। ध्यान देना इस चीज को, इसके बाद में इसको इरेज कर रहा हूं, देखना। उद्योगों को इसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया, अनुसूची ए, अनुसूची बी और अनुसूची सी, ठीक है। तो उद्योग जैसे वहां पहले 4 में थे, तो इसमें उद्योग यानी जो इंडस्ट्री थी उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। 3 कैटेगरी का मतलब क्या हुआ, एक शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी उनका नाम रखा गया। यहां से लिख रहा हूं, ठीक है। ये अनुसूची ए, अनुसूची बी और अनुसूची सी, यहां लिखो आप अनुसूची ए, अनुसूची बी और अनुसूची सी, यानी शेड्यूल्ड ए के उद्योग, शेड्यूल्ड बी के, शेड्यूल्ड सी के। ए के अंदर क्या रखा इन लोगों ने, 17 उद्योगों को रखा जिसका संपूर्ण अधिकार केंद्र का होगा, यानी इसके अंदर 17 उद्योग थे उस टाइम पे अलग अलग, और इस पे टोटल का टोटल अधिकार किसका था, केंद्र का था, यानी संपूर्ण अधिकार केंद्र का था, यानी पूरा का पूरा केंद्र सरकार इसको देखेगी, प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा। और इन्हीं को बोला गया पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज, यानी सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यम। आप लोगों ने नाम सुना होगा, अखबारों में आता है, तो ये इसी के अंदर थे, यानी 17 उद्योग थे और केंद्र के नियंत्रण में, संपूर्ण रूप से केंद्र के नियंत्रण में, संपूर्ण रूप से केंद्र के पास, ठीक है, केंद्र नियंत्रण इसमें हुआ करता था। और इन्हीं को क्या बोला गया, अपने आप में पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज बोला गया, या अपने आप में सेंटर पीएसयूज बोला गया, ठीक है। इनको क्या बोला गया, पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज, पीएसयू सुना होगा, या सेंट्रल, बाद में पहले सेंट्रल पीएसयूज कहा गया, सीपीएसयूज, बाद में पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जहां केंद्र को ही सारा अधिकार था। 17 उद्योग रखे गए, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा, केंद्र। दूसरी कैटेगरी में इसी के अंदर जैसे आप क्या एग्जांपल होंगे, वही अस्त्र शस्त्र वगैरह, मतलब इस टाइप की, जैसे अस्त्र शस्त्र, भारी मशीनें, लौ, इस्पात, कोयला, ये सब बड़े बड़े जो उद्योग थे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे वही उसी टाइप के, ठीक है, अस्त्र शस्त्र, भारी उद्योग, क्योंकि इस वाली नीति में भारी उद्योग और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की थी, ठीक है। भारी अस्त्र शस्त्र है, भारी उद्योग, इसके अलावा अपने आप में कोयला, लोहा, इस्पात, ये सब था इसमें, कोयला, लोहा, इस्पात, लोहा, इस्पात यानी स्टील वगैरह, ये सब चीजें इसके अंदर रखी, और बाद में इनको बोला गया सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम। आप भी अखबारों में नाम सुनते होंगे, ठीक है। दूसरा था अनुसूची बी के, यानी शेड्यूल्ड बी के जो उद्योग थे, उस पे क्या किया इन लोगों ने, इसके अंदर 12 उद्योगों को रखा गया। न ही ये सरकार के थे, न ये प्राइवेट सेक्टर के थे, यानी इसमें डायरेक्ट टोटल अधिकार न सरकार का था, न टोटल इसमें प्राइवेट सेक्टर का था। इसमें क्या किया गया था कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो सरकार की सहायता से उद्योग खोल सकता है और उनका विस्तार कर सकता है। तो आप इतना ही रखो, बी में 12 थे, इसमें लिखो न सरकार के, न सरकारी, न ही निजी क्षेत्र का एकाधिकार, निजी का एकाधिकार, ठीक है, ये याद रखना आप लोग, नहीं निजी का एकाधिकार। आगे देखिए,
मतलब था, इसमें सरकार का भी नहीं था पूरा अधिकार, निजी का भी नहीं था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकता था, इसमें सरकार की सहायता से इन उद्योगों को खोल सकता था। अब इसमें क्या क्या आएगा, जैसे आपने रासायनिक खाद हो गया, यानी केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह है, दवाइयां हैं, कृत्रिम रबर वगैरह है, मशीन के जो टूल्स होते हैं, मशीन के जो पार्ट होते हैं, उन सबको इसमें रखा गया। तो इसके अंदर इस टाइप की, जैसे क्या क्या लिख लोगे आप, 2-4 एग्जाम्पल लिख लो। एक तो लिख लो आप रासायनिक खाद, रासायनिक खाद, ठीक है, मशीन टूल्स। आपको ये याद नहीं करने, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब पारित हुआ था, द्वितीय, और इसमें किस किस प्रकार के उद्योग थे, और मतलब लाइसेंस प्रणाली भारी उद्योगों पर किस पे बल दिया गया था, ये याद रखना है, ठीक है। दवाइयाँ लिख लो, एक दवाइयाँ, ठीक है, इस टाइप की ये सब चीज़ें इसमें आ गई थी। तो इतना नहीं देखना आपको। फिर तीसरा कैटेगरी आता था जिसके अंदर ऐसे सेक्टर थे जो निजी क्षेत्र के लिए उत्पन्न थे, यानी जो इन ए और बी से हटके था, उसको बोला गया पब्लिक सेक्टर, मतलब तीसरे क्षेत्र, यानी थर्ड अनुसूची, ठीक है। अनुसूचित सी थी, तो उसमें क्या था, जो ए और बी में नहीं थे, ए व बी से हटकर, यानी ऐसे उद्योग जो ए और बी में नहीं थे उसको सी में रखा गया, और इसमें कहा गया कि जो निजी क्षेत्र है वो उद्योग खोलने की अनुमति दी गई थी, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है वो उद्योग खोल सकता था। इस कैटेगरी में निजी क्षेत्र को उद्योग ओपन करने की क्या थी, पावर थी, ठीक है, वो कर सकता था इस उद्योगों को, ध्यान रखना। अब देखो मेन चीज आते हैं, तो आप याद रखना 1956 की जो औद्योगिक नीति थी उस पर किस चीज पे बल दिया गया, आपसे पूछेगा तो आप बता देना भारी उद्योगों पे। दूसरा पूछेगा उद्योगों को खोलने पे किस पे बल दिया गया, आप बता देना 1956 की आर्थिक नीति में। और तीसरी चीज ये याद रखना कि इसमें सरकार की ओर ही झुकाव था, अभी भी प्राइवेट सेक्टर को पूर्णतः इसमें आने की जरूरत मतलब नहीं दिया गया था, मैक्सिमम चीजें सरकार ने अपने पास ही रखी थी। तो इसी क्रम में आप लोगों ने एक चीज सुना होगा, नेहरू जी ने इसी औद्योगिक नीति के बाद कहा था कि जो हमारे भारी उद्योग हैं उसको आधुनिक मंदिर की संज्ञा दी गई थी। यानी नेहरू ने क्या कहा था, आधुनिक भारत के मंदिर हैं, इसी के लिए कहा था। नेहरू द्वारा लिखो, इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर बताया गया, नेहरू जी द्वारा इन्हें भारी उद्योगों को, ठीक है, आधुनिक, ये बहुत पेपर में आता है, आधुनिक भारत के मंदिर, आधुनिक भारत के नेहरू जी ने इन्हें मंदिर कहा था। किसको कहा था, भारी उद्योगों को, जो हैवी इंडस्ट्री के होते हैं, ठीक है, भारी उद्योग। अब आप लोग नेट वगैरह में देख लेना क्या क्या भारी उद्योग के अंदर आता है, तो ये क्वेश्चन भी आता है, नेहरू जी ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा था, भारी उद्योगों को। तो आप लोगों को एक चीज याद रखना, इसी दौरान कई चीजें, यानी 1956 की जो आर्थिक नीति थी उसके बाद कितने बड़े बड़े भारी उद्योग अलग जगह स्थापित किए गए थे, वो क्वेश्चन पूछता है। जैसे एक आप लिख लो, भिलाई इस्पात केंद्र कहाँ है, ये सब इसी के बाद ओपन हुए थे, ठीक है, भिलाई इस्पात। एक तो क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि ये कहाँ पर है, तो इसी के बाद ओपन हुआ था, ये है छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखना। और ये किसकी सहायता से ओपन किया गया था, सोवियत रूस, छत्तीसगढ़ में है। और किसकी सहायता से इसको ओपन किया गया था, सोवियत संघ या सोवियत रूस, सोवियत रूस, एक ये ध्यान रखना। दूसरा आप लोगों ने सुना होगा दुर्गापुर इस्पात केंद्र, दुर्गापुर, और दुर्गापुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, इसको लिखो वेस्ट बंगाल। और ये कहाँ, किसकी सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से इसको ओपन किया गया था, भारी उद्योग थे सब के सब। इसके अलावा अपने आप में कौन सा आता है, राउरकेला आता है, जो कि उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से ओपन किया गया था, राउरकेला उस टाइम पे, ये कहाँ था, उड़ीसा में। और ये किसकी सहायता से ओपन किया गया था, जर्मनी की सहायता से। नेक्स्ट अपने आप में आता है एक कौन सा, जमशेदपुर, जो कि झारखंड में है, वो प्राइवेट सेक्टर को दिया गया था, तो लिख लो जमशेदपुर, ये था अपने आप में झारखंड में है, मतलब, ठीक है, पेपर में पूछता है कहाँ है, और ये प्राइवेट सेक्टर को दिया गया था उस टाइम, निजी सेक्टर को, ठीक है। ये था आपका 1956 की औद्योगिक नीति। इसके आगे देखिए क्या था, जो इससे आगे की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती ना, आपको सीधे 1991 का इंपोर्टेंट है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको नई आर्थिक नीति कहते हैं, जो लिबरलाइजेशन कहते हैं, यानी जो उदारीकरण आप लोगों ने सुना होगा, वो उसी को बोला जाता है, आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण। उसमें कई चीज़ें हटा दी थी, जैसे लाइसेंस प्रणाली। अब लाइसेंस बनाने में कहाँ लगे रहेगा, यानी हर किसी को आप मौका दोगे जो वैलिड है, जो मतलब कर सकता है उस क्षेत्र में, वो चीज़ें हटाई। आपने आरक्षित उद्योगों की संख्या कम करके अपने पास रिजर्व कम रखी और सबके लिए ओपन कर दिया, वो
सब क्यों हो रहा था, वो इसलिए हुआ सरकार के पास फिक्स एक प्रकार का रेवेन्यू होता है, पैसा होता है, वो अगर सब इन्हीं उद्योगों में पैसा लगाएगी, आम जनता का कल्याण कैसे होगा? सबको मुफ्त राशन, सबको फ्री एजुकेशन, सबको फ्री हेल्थ सुविधाएं, ये तो मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सरकार सारा पैसा वहां लगा देगी। तो प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट करना शुरू हो गया यहां से, इसके बाद से, ठीक है। तो अगला जो आता है आपका 1969 की औद्योगिक नीति, इसमें कुछ भी नहीं किया, आप लोग पूरा लिखना है, ठीक है। 1969 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी लिख देता हूं, आईपी, आप लोग पूरा लिखना है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसमें कुछ भी नहीं किया गया। इसमें इन लोगों ने क्या किया, जो 56 में लाइसेंस प्रणाली थी ना, वो बनाना बहुत टफ होता था, उसको थोड़ा सा ढील दे दी, यानी लाइसेंसिंग प्रणाली में सुधार किया गया, यानी नई औद्योगिक लाइसेंस नीति की घोषणा की इसमें। तो इसमें लिखो नई, यानी न्यू औद्योगिक लाइसेंस नीति की घोषणा, ये भी आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। और नई औद्योगिक लाइसेंस नीति की घोषणा, लाइसेंस नीति की क्या की थी, घोषणा की थी इस वाले में। और इसमें जो याद रखने वाला पॉइंट है आपको, जो अब मैं बताऊंगा वो आपको याद रखना है। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एक नई चीज लेके आए और उसको बोला जाता है MRTP एक्ट, ये याद रखना, MRTP एक्ट, ये लाया गया 1969 का। ये अपने आप में क्या था, इसका जो फुल फॉर्म है वो अपने आप में है मोनोपोलिस्टिक, यानी जो एकाधिकार होता है, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव, यानी एक प्रकार का जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज, यानी इसका आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिए, मोनोपोलिस्टिक यानी एकाधिकार, रिस्ट्रिक्टिव यानी प्रतिबंधात्मक, ट्रेड प्रैक्टिसेज यानी व्यापार के लिए इन लोगों ने क्या किया, इस एक्ट में क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, कई चीजें ऐसी थी, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है या कोई अदर कंपनीज उद्योग है, उसको अगर अपनी कंपनी किसी दूसरी कंपनी का अधिग्रहण करना है, यानी अपने आप में उसको लेना है, या किसी दूसरी कंपनी में उसको विलय होना है, यानी उसको डिसॉल्व एक ही बना देना है दोनों को, तो कई चीजें होती हैं, या किसी कंपनी का अधिग्रहण करना है, किसी का विलय करना है, या किसी के अधीनीकरण होना है, या किसी के अंडर होना है, उन चीजों के लिए एक सीमा ले आई। यानी अगर आपका 25 करोड़ का टर्नओवर है एक साल का, तो आप इससे अधिक टर्नओवर में आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए ना चीजें बहुत टिपिकल हो जाती हैं, वो हर सेक्टर में सोचता है गवर्नमेंट अपना हाथ डाल रही, इंटरफेयर कर रही है, हमें स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दे रही। तो एक प्रकार का ये एक्ट भी उतना ज्यादा बेहतर नहीं था उद्योगों के विकास के लिए। तो MRTP एक्ट क्यों लाया गया था, तो आप लोग नीचे लिख लीजिए, किसी भी कंपनी के विलय, अधिग्रहण या अधीनीकरण के लिए सरकार से अनुमति लेनी होती थी, यानी कंपनी को विलय, पूरा लिखना है आप, कहीं किसी दूसरी कंपनी में विलय होना है, या अधिग्रहण यानी किसी कंपनी को अपने में ले लेना है, ठीक है, यानी किसी को कब्जा लेना समझ लीजिए एक हिसाब से, अधिग्रहण, या किसी कंपनी के अधीनीकरण, किसी के अंडर हो जाना, यानी अधीनीकरण बोलते हैं उसको, ठीक है, अधीनीकरण हेतु सरकार की परमिशन, हेतु सरकार की परमिशन लेनी होती थी, लिख लो। तो ये जो था MRTP एक्ट, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेज एक्ट 69 में लाया, और इसी के तहत एक MRTP आयोग भी बनाया गया था, MRTP आयोग, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना ये कब लाया गया था, 1969 में। और इसमें एक लिमिट रखी, सपोज 25 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो आपको सरकार से लेनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं। बाद में 100 करोड़ भी हुआ और 1991 में इसको हटा ही दिया था। तो आपको इतना ही इस वाले एक्ट में याद रखना है, ठीक है। अब जो आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो मुझे लगता है कि पेपर में आपका क्वेश्चन आ सकता है, 1973 की औद्योगिक नीति से आएगा। और ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इसमें क्या पॉइंट आ सकता है। पहली बार भारत में कोर उद्योगों की संकल्पना सामने आई, यानी इस एक्ट से 1973 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी से एक पहली बार एक नया शब्द जोड़ा गया जिसको बोला जाता है कोर उद्योगों की उत्पत्ति, यानी इसको लिखोगे आप कोर उद्योगों की उत्पत्ति। अब बताता हूं कोर उद्योग क्या होते हैं, तो पेपर में यही पूछते हैं, ठीक है। कोर उद्योग, अब आप देखते रहना, कोर सेक्टर इतना बड़ा इतना घटा आता है, यानी इसको बोलते हैं मूलभूत उद्योग, मूलभूत उद्योग। एक तो ये यहां से देखा, दूसरी चीज इस वाले में जो पॉलिसी थी, संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा सामने आई, यानी प्राइवेट सेक्टर, जैसे PPP मॉडल सुना होगा आपने, गवर्नमेंट सेक्टर या राज्य सरकार है आपस में कंट्रीब्यूट करके कोई उद्योग चला सकते थे, ठीक है। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा, संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा कॉन्सेप्ट सामने आया, जिसके अंदर आप लिखोगे केंद्र, राज्य और निजी सेक्टर की साझेदारी हो सकती थी, और किसी उद्योग को चलाने के लिए, यानी सेंट्रल प्लस स्टेट प्लस
प्राइवेट, इनकी क्या हो सकती थी, साझेदारी हो सकती थी कि किसी भी उद्योग, क्योंकि इतना पैसा नहीं होता है सरकारों के पास कि वो किसी उद्योग को इजीली चला लें। तो कोर उद्योग जो था उस टाइम पे 6 थे, ठीक है। तो यहाँ लिखो तब कितने उद्योगों की क्या था, 6, और वर्तमान में कितने हैं, 8। अब अपडेट करते रहना अगर अपडेट हो गया होगा तो, ठीक है। वर्तमान में 8 हैं। कोर सेक्टर कितने। अब ये उद्योग क्या होते हैं बताया आपको, कोर सेक्टर के जो दूसरे उद्योगों को बूस्टअप देते हैं, एनर्जी देते हैं एक प्रकार से। बिजली, बिना लाइट के बताओ कौन सा इंडस्ट्री चला लोगे आप। कोयला इंडस्ट्री में, प्राकृतिक गैस यानी रिफाइनरी, ये तेल वगैरह, ऑयल वगैरह, ये इस टाइप के जो उद्योग होते हैं इनको बोला जाता है कोर सेक्टर। यानी कोर सेक्टर का मतलब दूसरे उद्योगों के लिए जो काम करते हैं उन पे काम आते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल पूछता हो कि कौन सा कोर उद्योग है या कौन सा नहीं है, तो लिख लो कोयला, कच्चा तेल, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाता है, कोयला, कच्चा तेल। इसके अलावा प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पाद लिखो। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जो होती है, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, ठीक है। प्राकृतिक गैस के बाद क्या लिखोगे, रिफाइनरी उत्पादन लिखोगे और उर्वरक भी लिखोगे। उर्वरक लिख लो, ये ध्यान रखना है, ठीक है। रिफाइनरी उत्पादन, रिफाइनरी उत्पादन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट लिखना आप लोग इस्पात और सीमेंट, ठीक है। इस्पात, सीमेंट और बिजली, इनको बोला जाता है कोर उद्योग। इस्पात ये गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं, सीमेंट और बिजली, ये ध्यान रखना, इनको कोर उद्योग बोला जाता है। और इंपोर्टेंट इसको कर देना, कोर उद्योग क्या होते हैं, जो दूसरे उद्योगों के लिए बूस्टअप का काम करते हैं। कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, रिफाइनरी उत्पादन, इस्पात, सीमेंट और बिजली, इन लोगों को, इनको अभी कोर उद्योग का दर्जा दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ इसी एक्ट के दौरान एक नई चीज सामने आई जिसको बोला जाता है फेरा, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये कब पारित हुआ था, ये क्वेश्चन भी पूछता है, यानी इसको लिख लो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, फेरा एक्ट 1973 में। तो लिखो फेरा 1973 में बेसिकली इसको पास किया गया था। तो ये क्या होता है फेरा एक्ट, मैं बताता हूं आपको। जैसे फॉरेन एक्सचेंज जो होता है एक, यानी विदेशी, जैसे अब मैं मुद्रा वगैरह में समझाऊंगा आपको, अभी इतना समझ लीजिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, विदेशी मुद्रा का जितना ज़्यादा भंडार होगा हम उतने संपन्न होंगे। तो हमारे पास विदेशी मुद्रा कम होने लगी थी, विदेशी मुद्रा का उतना अमाउंट नहीं था हमारे पास, तो हमने एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था फेरा, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यानी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम लिख लो इसको हिंदी में, ठीक है। हिंदी में लिख लो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, यानी रेगुलेशन करना है। तो सरकार ने ये एक्ट पारित किया और उसने ये कहा कि हम किस प्रकार से विदेशी मुद्रा को लाएंगे, कैसे ये चीजें होंगी, इसको रेगुलेट करना सीखा, ठीक है। कौन इन्वेस्ट करेगा, विदेशी आएंगे या नहीं आएंगे, विदेशी पैसा कैसे यहाँ आएगा, इसके लिए था फेरा एक्ट। में आपको मुद्रा वगैरह में थोड़ा सा समझा दूंगा। ये 1973 में ही इसको क्या कर दिया था, सरकार ने पास कर दिया था। इतना ही 73 में था। बाकी के जो एक्ट थे देखो, 1977 जनता सरकार लेके आई थी, कांग्रेस की पार्टी उस टाइम नहीं थी, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई थी, उसने कांग्रेस की नीतियों को पलट दिया। विदेशी जैसे 73 में तो थोड़ा बहुत मल्टी नेशनल कंपनीज जो होती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनको भी इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वाइट किया गया था कि आप भारत में आके निवेश कीजिए, भले कुछ ही क्षेत्र में, ठीक है। तो उन सबको हटा दिया। तो इसमें आपको 77 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एक चीज याद रखना है, जिला स्तर पे एक नई चीज स्थापित की गई, जिला उद्योग केंद्र, ठीक है। इतना याद रखना। इसमें क्या याद रखना है, जिला उद्योग केंद्र की स्थापना, जिला उद्योग केंद्र की इसमें स्थापना की गई थी। इतना ही आपको इसमें याद रखना है। 1980 नहीं याद रखना, 1985-86 से थोड़ा इसको याद रखना, ये राजीव गांधी सरकार के समय आई थी। ये इसमें एक नई चीज आई थी, इसमें एक चीज पे बल दिया गया था, उसको बोला जाता है सनराइज उद्योग। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सनराइज उद्योगों पे बल कहाँ दिया गया था। सनराइज मतलब उगता हुआ सूर्य, ठीक है, सनराइज उद्योग पर बल। अब आपको सिर्फ ये याद रखना कि सनराइज उद्योग क्या होते हैं, और ये मत याद करने में लगे रहना कि ये एक्ट कब पारित हुआ। आपको याद रखना, देखो 1948 का अधिनियम कब लाया गया था और इसमें कौन सी बात थी। 56 में भारी उद्योगों पे बल दिया गया था और कौन कौन से कहाँ स्थापित हुए थे। 69 में MRTP जो एक्ट लाया गया था, 73 में फेरा अधिनियम था, 86 का डायरेक्ट सनराइज उद्योगों पर बात की थी। कोर उद्योग क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सनराइज उद्योग पर बल मतलब अब देखिए 1980 और 99 का जो दौर था, कंप्यूटर का दौर था, सॉफ्टवेयर का दौर था, इलेक्ट्रॉनिक्स की नई नई चीजें डेवलप हो रही थी, इन उद्योगों को बोला गया सनराइज उद्योग। तो ये याद रखना सनराइज उद्योग के अंदर कौन कौन से आते हैं। आप लोग नीचे यहाँ पे लिख लीजिए, दूर संचार, यानी ठीक है कम्युनिकेशन से संबंधित चीजें, मोबाइल फोन वगैरह ये सब चीजें, दूर संचार,
इसके अलावा कंप्यूटर उद्योग, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं इनको बोला जाता है अपने आप में सनराइज उद्योग। ठीक है, अब इसमें कोई आप खनन वगैरह वो नहीं दिखोगे, इस्पात लोहा इस टाइप की नहीं, यानी एक प्रकार का टेक्नोलॉजी से संबंधित जो चीज़ें होती हैं इनको बोला जाता है। क्वेश्चन आता है कि कौन से एक सनराइज उद्योग के अंदर आप शामिल करते हैं। फाइनली जो आता है अंतिम लिखो 1991 की नई आर्थिक नीति, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इतने उद्योग उसमें। ठीक है, लिखो इसको बोला जाता है 1991 की नई आर्थिक नीति, पूरा नाम ही ऐसा है, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी, न्यू आर्थिक, इसको मतलब बोला ही यही जाता है 1991 की औद्योगिक नीति, यानी नई औद्योगिक नीति। लिखो आर्थिक नीति नहीं, नई औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे मैं बता देता हूँ फैक्ट ही फैक्ट है। ठीक है, क्या क्या फैक्ट पूछे जा सकते हैं। औद्योगिक नीति वनडे एग्जाम है, वरना मैं इसको बहुत आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छाप देता है, इसको इतना डिटेल से इतनी चीज़ें लिखने वाली। ये क्यों लाई गई थी सबसे पहले आप ये समझना। देखिए अभी तक 1991 तक सरकार ने अपना सारा पैसा कहाँ लगा दिया, उद्योगों में। सरकार का बैलेंस खत्म। प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या प्रतिबंध थे, आप लाइसेंस होना चाहिए, आपको सभी उद्योगों में नहीं जाना है, सरकार से परमिशन लेनी है, आपको अपनी कंपनी को विलय करना है, अधिग्रहण करना है सरकार से परमिशन। तो प्राइवेट सेक्टर का दिमाग खराब हो गया होगा आज तक। सरकार ने अपना सारा पैसा डुबो दिया, सरकार पैदल। अब क्या था, अब कैसे न कैसे मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर संभवतः उस समय थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि आप लिबरलाइजेशन करो, उदारीकरण करो इकोनॉमी का। आपने अर्थव्यवस्था को बंद किया हुआ है, विदेशी लोगों को आप इन्वेस्ट करने का मौका दो। आप जब विदेशी लोग पैसा लगाएंगे तो आपके देश में उत्पादन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, जो सरकार का रेवेन्यू है सरकार को टैक्स से मिलेगा, सरकार दूसरी जगह उस पैसे को लगाए, लोगों की शिक्षा के लिए, लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए ये सब चीज़ें लगाए। तो बहुत से इसके पीछे बैकग्राउंड थे जिसकी वजह से लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा, कारण देखना, सिर्फ मैं पॉइंट बता दे रहा हूं कारण। ठीक है, एक तो विदेशी मुद्रा भंडार खत्म, यानी आपके पास सिर्फ 2 हफ्ते का इतना विदेशी पैसा बचा था, सिर्फ आप 2 हफ्ते उससे चला सकते थे, बाकी खत्म। अब आप कहोगे सर विदेशी मुद्रा भंडार का क्या करना था हमें, तेल कौन लाएगा, आपके देश में तेल तो उत्पादन नहीं होता, आप रुपए तो नहीं दोगे 20 रुपए 100 रुपए का नोट, उनको तो डॉलर ही दोगे ना, विदेशी मुद्रा। जितनी चीजें आपके देश में नहीं होती उसको अपने देश में लाने के लिए आपको विदेशी मुद्रा का यूज करना पड़ता है, वो खत्म था आपके पास। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, विदेशी मुद्रा खत्म, विदेशी मुद्रा गिर गई थी, यानी बहुत कम थी आपके पास। दूसरा, इसके पीछे भुगतान संतुलन का संकट। आपने चीन के साथ व्यापार किया, उसने आपके देश में तो दे दिया, आप उसको पैसा कहां से दोगे रिटर्न में, इसको बोलते हैं भुगतान संतुलन का संकट, भुगतान संतुलन का संकट, संतुलन का संकट। कुछ कम हो रहा है नहीं हो रहा है करके खाड़ी देश जो थे आपका, ये इराक, ईरान, ये इस टाइप की जगह की, जो वहाँ खाड़ी में युद्ध हो गया, खाड़ी युद्ध। उस युद्ध के कारण आपका जो यहाँ लोग पैसा बेचते थे, उस खाड़ी में बहुत से भारत के लोग काम करते हैं, वो गिर गया, तेल की कीमतें महंगी होगी। सिर्फ खाड़ी युद्ध लिखो कारण में से। ठीक है, खाड़ी युद्ध बता दूंगा, कभी पढ़ाऊंगा जब फ्यूचर में, खाड़ी युद्ध। इसके अलावा कई और भी चीजें थी जिसके कारण ये हो गया था। एक पॉइंट लिखो, महंगाई, यानी मुद्रास्फीति, मुद्रा स्फीति। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा थी महंगाई। तो हमने क्या किया, हमने एक नई औद्योगिक नीति ले आई और इसकी जो घोषणा हुई थी, सबसे पहले लिखना आपको इसकी घोषणा कब की गई थी, ये किया गया था, इसकी डेट भी याद रखना, 23 जुलाई 1991 को। ठीक है, ये आया था 23 जुलाई 1991 को। पीएम कौन थे, नरसिंह राव, नरसिंह राव द्वारा इसको लाया गया था, प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे। ठीक है, पीएम नरसिंह राव थे। इसमें कई सुधारात्मक काम किए गए थे, सुधार किए गए थे, और भारत ने 1991 में बाजार उदारीकरण किया, यानी मार्केट को लिबरलाइजेशन किया, सभी के लिए खोलना शुरू कर दिया। विदेशी 91 में बाजार का उदारीकरण, अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया आपने, बाजार का उदारीकरण। ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर वगैरह थे उन। बाद में इसके अलावा इसमें जो लाइसेंस प्रणाली थी उसको खत्म करने की कोशिश की और उद्योगों को अनारक्षित करने का, यानी जो उद्योग रिजर्व थे उनको अनारक्षित, उद्योगों का अनारक्षण लिखो, इतना ही लिखना है। ठीक है, पहले कितने उद्योग आरक्षित थे, क्योंकि उसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता था। वर्तमान में संभवतः सिर्फ 2 उद्योग हैं, एक नाभिकीय अनुसंधान वाला जो है आपका न्यूक्लियर वगैरह, वर्तमान में 2 लिख दो, एक शायद नाभिकीय अनुसंधान है, इससे संबंधित चीज़ें, नाभिकीय अनुसंधान, स्पेस वगैरह, अणु वगैरह, ठीक है, परमाणु वगैरह, इन सब के। एक रेलवे अब धीरे धीरे खुलने लग गया है। ठीक है, बाकी सब के सब अनारक्षित है, मतलब अनारक्षण में यही 2 रखे हैं। इसके अलावा लाइसेंस प्रणाली को खत्म कर दिया,
लाइसेंस हटाना। प्राइवेट सेक्टर के लिए लाइसेंस प्रणाली को खत्म कर दिया। अधिक से लोगों से कहा कि आप खोलो। सिर्फ भारत में भी 5 उद्योग ऐसे हैं जहां लाइसेंस है। 5 उद्योग वर्तमान में जहां पे लाइसेंस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा का मुद्दा है। ठीक है, 5 उद्योग में ओनली। अब ये 5 उद्योग कौन कौन से आएंगे लाइसेंस में? जैसे वायु, आकाश तथा रक्षा से संबंधित चीजें, यानी एयरफोर्स वगैरह से, वायु प्लस आकाश प्लस डिफेंस है। ठीक है, रक्षा संबंधी एक इस चीज में कोई उद्योग खोलेगा तो आपको क्या चाहिए? उसके लिए अपने आप में एक प्रकार का लाइसेंस चाहिए। ठीक है, बाकी यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना, ये लाइसेंस वाले उद्योग हैं जो इधर लिखूंगा मैं, ऊपर लिखूंगा। पहला तो लिखा आपने वायु, आकाश और रक्षा संबंधी। दूसरा लिखो आपने बारूद, औद्योगिक विस्फोट। कोई बारूद से संबंधित चीजें बनाता है, कोई औद्योगिक विस्फोट की चीजें बनाता है, विस्फोट वगैरह। ठीक है, इसके लिए भी आपको क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए होगा, यानी बारूद, औद्योगिक विस्फोट। ठीक है, इसके अलावा तंबाकू, सिगरेट और अन्य कर दो, इसके लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए। तंबाकू का उद्योग है जिसका, सिगरेट, अन्य इस टाइप की चीजें। मदिरा यानी वाइन, इसके लिए भी आपको क्या चाहिए? सिगरेट, मतलब अपने आप में लाइसेंस चाहिए। और इसके अलावा खतरनाक पेय यानी खतरनाक रसायन जिसको कहते हैं, खतरनाक रसायन, एसिड वगैरह जो सब चीज़ें होती है, खतरनाक रसायन होते हैं, ये बेसिकली हैं। और एक अपने आप में प्रफोस्टक फ्यूज वगैरह आते हैं, वो भी लिख लो, प्रफोस्टक फ्यूज, ये भी लिख लो। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये आपको ध्यान रखना है कि इन्हीं में अब क्या है, लाइसेंस प्रणाली की जरूरत है। बाकी एक जो मैंने आपको MRTP की एक्ट बताया था वो समाप्त कर दिया, तो एक पॉइंट लिख दो, MRTP की सीमा समाप्त। वही जो अभी बताया था 1969, TP समाप्त, उसको एंड कर दिया गया ताकि MRTP अब नहीं होगा। यही तो सुधार है। बाकी विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया और भारत में FDI की शुरुआत की गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेशी निवेश, विदेशियों से कहा आप निवेश करो, शुरू। ठीक है, विदेशी निवेश शुरू। और इसी क्रम में भारत में FDI जो आया था 1991 में आया था FDI। और लास्ट पॉइंट आपको लिखना है इसी के साथ, एक ये तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ डायरेक्ट, एक अप्रत्यक्ष आता है इनडायरेक्टली, उसको बता दूंगा मैं आपको जब फॉरेन वगैरह ट्रेड वगैरह पढ़ाऊंगा। उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो निवेश, जिसकी शुरुआत भारत में मानी जाती है 1994 से। ठीक है, तो आप लिखो, ये तो प्रत्यक्ष हुआ, एक अप्रत्यक्ष लिखो, अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी इसी को बोला जाता है पोर्टफोलियो निवेश। ये जो शुरू हुआ था ये अपने आप में 1994 से इसको भारत सरकार ने शुरू किया गया था। और जो फेमा एक्ट था उसकी जगह फेरा आ गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। फॉरेन मतलब जो मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था? फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो था उसकी जगह फेरा लाया गया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जून 2002 से। ठीक है, फेमा लाया गया, मतलब फेरा की जगह फेमा, फेरा की जगह फेमा लिखो, फेरा की जगह फेमा, मैनेजमेंट आ गया। ठीक है, और ये शुरू हुआ जून 2000 से, ये जून 2000 से इसको शुरू किया गया था, 1-2 साल बाद ये लग गया था। ठीक है, इतना आपका औद्योगिक नीतियां थी। थोड़ा सा लेंदी सेशन है, कुछ नहीं करना है, मेन पॉइंट ही देखने हैं। MRTP कब आया था, सनराइज उद्योग क्या है, कोर उद्योग क्या है, 91 की औद्योगिक नीति में क्या क्या था, 56 में कौन सी तारीख को लागू हुआ, घोषणा 48 में पहली भी थी। इतना ही आपको ध्यान रखना है, कहानी मत पढ़ने रहना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ लेंदी सेशन था, समझ आया होगा। फिर मिलता हूँ कल इसके अगले पार्ट के साथ। ध्यान रखिए, थैंक यू।